देखो, पिछले क्लास में तुम लोग को यूनिट मेजरमेंट में हम प्रयास कर रहे थे सिखाने का यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। देखो, एक भौतिक राशि का जब माप को व्यक्त किया जाता है तो उसके लिए कई प्रकार के मात्रक होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि मान लो कि हमको लेंथ को मेजर करना है, किसी भी चीज़ की लंबाई मापनी है, तो लंबाई को मापने का बहुत सारा मात्रक है। जैसे लंबाई को मापने का मात्रक मीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, फीट हो सकता है, फुट कहो, फुट हो सकता है, यार्ड हो सकता है, माइल हो सकता है, और भी बहुत सारा मात्रक होता है। मतलब मात्रकों का कोई अंत नहीं है, बहुत सारा यूनिट हो सकता है। उसी प्रकार से अगर मान लो कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को मापना है, तो मापने का मास को कई मात्रक हो सकता है। जैसे एक जनरल है, ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, टन हो सकता है, पाउंड हो सकता है, और भी बहुत सारा हो सकता है। कई प्रकार के मात्रक होते हैं। अब इतने सारे मात्रकों का अगर एक साथ कोई प्रयोग करे तो निश्चित रूप से परेशानी होगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा यूनिट होता है जिसके बारे में लोग जानता भी नहीं है। जैसे हम लोग अपने बिहार में एक यूनिट यूज करते हैं, मन। एक मन चावल मतलब 40 केजी चावल। लेकिन ये यूनिट शायद किसी और दूसरे राज्य में या देश में यूज ना होता हो। तो इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति किसी भौतिक राशि को मापने के लिए अलग अलग यूनिट का यूज करे, या मान लो कि ऐसे समझो कि मान लो बिहार पुलिस की वैकेंसी निकल गई और बस एक उससे छोटा सा गलती हो गया, क्या कि लिखा था हाइट ऑफ कैंडिडेट, मान लो हाइट ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पर वो छोड़ दिया जगह खाली। यहाँ पर वो कोई यूनिट नहीं लिखा, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, या किसी अन्य यूनिट में, इंच में, फिट में। तो ऐसी स्थिति में कोई चाहेगा तो सेंटीमीटर में लिख देगा, कोई चाहे तो मिलीमीटर में लिख देगा, कोई चाहेगा तो फिट में लिख देगा, कोई कोई और यूनिट में लिख देगा। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होगा, जो फॉर्म सेलेक्ट कर रहा होगा कि कौन एलिजिबल है, कौन नॉन एलिजिबल है, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। अब सबको उसको एक पैरामीटर पर लाना पड़ेगा। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक यूनिट का निर्धारण किया, एक ऐसे सिस्टम का निर्धारण किया जिसमें कि जो कि पूरे क्या कहें दुनिया में मान्य हो। तो ये मीटिंग हुआ 1971 में, याद रखना सन यानी ईस्वी याद रखनी है, 1971। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन का नाम था माप तौल का अधिवेशन, इंग्लिश में कहते हैं CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस पॉइंट एट मेजर उसका लैटिन नाम था, लेकिन आप बस याद रखिए माप तौल का अधिवेशन हुआ। और इस माप तौल के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि सभी भौतिक राशियों के मापने के लिए SI यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। SI यूनिट, इसका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट्स, लेकिन आपको याद रखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि ये जो बातें बोली गई वो लैटिन भाषा में थी। लैटिन जो है वो पहले साइंस का लैंग्वेज हुआ करता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रीस यानी कि यूनान जिसको आप कहते हैं, आज जो देश है ग्रीस, जिसको हिंदी में यूनान कहा जाता है, वह साइंस में सबसे आगे था। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये सारी बातें लैटिन भाषा में बताई, लेकिन अब हम लोग क्योंकि हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी भाषा में उनको पढ़ेंगे। तो याद रखना 1971 में पेरिस में एक मापतौल का अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में सभी भौतिक राशियों के मापन के लिए SI यूनिट के प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। आज से मेरे फिजिक्स का क्लास का सबसे पहला जो सीख था वो कल था कि आपको यूनिट कन्वर्जन सबको आना चाहिए। पहला बात याद रखिएगा, यूनिट कन्वर्जन सबको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप यूनिट कन्वर्जन न जानते हो तो बहुत सारे सवाल आपसे एग्जाम में गलत बन जाएंगे। फॉर्मूला आता रहेगा, कैलकुलेशन सही रहेगा, लेकिन यूनिट कन्वर्जन नहीं करने के कारण आप सवाल नहीं बना पाइएगा। तो पहला चीज है यूनिट कन्वर्जन। दूसरा, फिजिक्स के प्रश्नों को कभी भी आप हल करें तो SI यूनिट में ही हल करें, क्योंकि अधिकांश टाइम 99% चांस है कि आपको ऑप्शंस जो होंगे वो SI यूनिट्स में दिए हुए रहेंगे। तो आपको यह भी प्रयास करना है कि हम प्रश्नों को SI यूनिट में हल करें।
अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर, अगर नहीं होगा ऑप्शन में तो ऐसा यूनिट कन्वर्जन तो हम जान ही रहे होंगे, हम यूनिट कन्वर्जन से बदल करके देख लेंगे। तो आज एक बात सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि 1971 में, 1971 में, अच्छा कुछ किताब में आपको ये 1960 मिल जाएगा, कुछ में 67 मिल जाएगा, कुछ में 68 मिल जाएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड का माना हुआ आंसर है। और फिजिक्स की सबसे अच्छी किताब आती है, एक किताब जिसका नाम है एच.सी. वर्मा। क्लास 11th और 12th का तैयारी करने वाला या 11th और 12th में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी या आईआईटी और मेडिकल का तैयारी करने वाला कोई भी विद्यार्थी के पास ये किताब जरूर मिलता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको ये किताब खरीदना है, आपका ये किताब आपके लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन इसमें एक बात इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है कि इस किताब में एक कॉमा तक गलत नहीं। एक बिहार के ही टीचर, पटना के ही टीचर हैं एच.सी. वर्मा सर, उन्हीं की लिखी हुई ये बुक है। उनके इस किताब को देख करके आईआईटी उनको नौकरी दिया, कानपुर में एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोफेसर वो पढ़ा रहे हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद भी वो फिर से ज्वाइन किए हैं अभी। मतलब ये बहुत शानदार किताब है फिजिक्स की, इतनी शानदार किताब इंडिया के लेवल पर इंडियन राइटर के द्वारा आज तक नहीं लिखी गई जिसमें एक भी गलती नहीं है। और याद रखना उस बुक में मेंशन डेट है 1971, 1971। आपको यही सही मानना है। 2011 में जब रेलवे परीक्षा लिया तो क्वेश्चन पूछा और उसने भी 1971 को ही सही माना है, इसलिए 60, 67, 68 ये सब पर बहस करने का कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा 1971 में पेरिस में माप तौल के अधिवेशन में, माप तौल के अधिवेशन में, और इस माप तौल का अधिवेशन का शॉर्ट में बस नाम याद रखिए CGPM, लैटिन में फुल फॉर्म जानने का जरूरत नहीं है। माप तौल के अधिवेशन में सभी भौतिक राशियों के माप को व्यक्त करने के लिए SI यूनिट ब्रैकेट में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के उपयोग करने का निर्णय लिया गया। सभी भौतिक राशियों के माप को व्यक्त करने के लिए SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के उपयोग करने का निर्णय लिया गया। यह अधिवेशन हुआ था 1971 में, जगह था पेरिस, फ्रांस की राजधानी है, और अधिवेशन का नाम था माप तौल का अधिवेशन। तो इस लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट कन्वर्जन आपके लिए कितना जरूरी है। अगर आपका यूनिट कन्वर्जन सही नहीं होगा तो फिजिक्स के प्रश्नों को बनाने में आपको दिक्कत होगा। अब देखिए, यहां तक की बात के बाद हम लोग पहला चैप्टर आज अपना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए हैं और आगे आने वाले 10, 12, 15 क्लास तक भी हम फिजिक्स पढ़ाएंगे नहीं। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे फिजिक्स की सहायता से, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप आगे की चीज़ों को आसान सरलता से या आसानी से समझ सकते हैं। तो आज चैप्टर है वो फिजिक्स का ही पहला चैप्टर आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वेक्टर यानी सदिश। ये दोनों चैप्टर है तो फिजिक्स के चैप्टर, लेकिन इनकी सहायता से बेसिकली आप मैथमेटिक्स से सीखिएगा। इसीलिए अब आप लोग हेडिंग डालेंगे आज अपना पहला चैप्टर का। चैप्टर का नाम होगा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन हिंदी में कहें तो मात्रक एवं विमाप।
मात्रक एवं बीमा। देखो सबसे पहले समझो मात्रक क्या होता है। तो मात्रक कुछ नहीं है, किसी भौतिक राशि का मानक माप मात्रक कहलाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है उसी को यूनिट कहते हैं। जैसे कि लंबाई है, तो लंबाई का एक यूनिट होता है मीटर। तो एक मीटर को कैसे डिफाइन किया गया कि फ्रांस की राजधानी प्लेटिनम इरिडियम में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक छड़ रखी गई है प्लेटिनम इरिडियम की। इस पर बने हुए हैं दो निशान और इन दोनों निशानों के बीच की दूरी को 1 मीटर कहा गया। यही है 1 मीटर की परिभाषा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक छड़ रखी गई है। यह छड़ आपके प्लेटिनम इरिडियम की बनी हुई है और इस पर दो निशान बने हुए हैं। इस दोनों निशानों के बीच की दूरी को 1 मीटर कहा गया। ये 1 मीटर का डेफिनेशन हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मात्रक का मतलब क्या होता है, तो मात्रक का मतलब उसको बताएंगे। मात्रक का डेफिनेशन यानी यूनिट का डेफिनेशन क्या है, तो यूनिट का डेफिनेशन देंगे किसी भौतिक राशि के मानक माप को मात्रक कहते हैं। मानक माप को मात्रक कहते हैं। अब देखो बीमा क्या होता है, इसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। किसी भौतिक राशि के मानक माप को मात्रक कहते हैं, यही यूनिट का डेफिनेशन है। अब देखो भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है और इनके मात्रक को याद रखना आसान बात नहीं है। जैसे अभी हम आपसे पूछ दें लंबाई का मात्रक, तो आप बोल दीजिएगा मीटर, द्रव्यमान का तो बोल दीजिएगा केजी, कार्य का तो बोल दीजिएगा जूल। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि बताओ ऊष्मा चालकता गुणांक का क्या होता है, तो फिर आपको शायद याद ना हो, नहीं याद होगा। तो भौतिक राशियों की संख्या इतनी अधिक है कि हम सभी भौतिक राशियों के मात्रक को याद नहीं रख सकते हैं, इम्पॉसिबल चीज है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मात्रकों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए पॉइंट 1 to 1 याद रखिएगा। एक अगर आपको फिजिक्स नहीं आता है, लेकिन अगर आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आता है और आप फिजिक्स सीखने में रुचि दिखाते हैं, तो हम कहते हैं निश्चित रूप से आप फिजिक्स सीख जाइएगा। सिर्फ हिंदी आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, बाकी मैथमेटिक्स कैसे अप्लाई होगा इस क्लास में सिखा देंगे। और दूसरा जो चीज होना चाहिए वह आना चाहिए आपको रुचि यानी इंटरेस्ट। अगर आप हिंदी जानते हैं पढ़ना लिखना और अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है और हम कहें फिजिक्स में नहीं, एग्जाम पास करने में इंटरेस्ट है, मेरे साथ जुड़े रहिए। दो फायदा होगा, मैथमेटिक्स अपने आप ठीक हो जाएगा, लॉजिकल सेक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। क्लासेस को रेगुलर करना है, प्रयास करिए क्लासेस नहीं छोड़ने का। हम बोल रहे हैं अगर मेडिकल इमरजेंसी है क्लास आप छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप क्लास मिस न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब आप 2-4 लगातार क्लास मिस कर दीजिएगा ना, तो एक बात याद रखना, वो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। कि 100% श्योर रहना, फिजिक्स एक ऐसा विषय है। हमको याद है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा करते थे और एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई और हमको टाइफाइड हो गया, तो हम घर चले गए लगभग 7 दिनों के लिए। उस 7 दिनों के क्रम में हमारी कोचिंग क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ। आज तक हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई। हम लोग के गार्जियन उतना पैसा नहीं देते थे कि दोबारा किसी कोचिंग में जाकर के पढ़ लें, जैसे आपके साथ दिक्कत है। सब विद्यार्थी के साथ मोर और लेस यही दिक्कत होता है। हम लोग के समय में यूट्यूब, फेसबुक और गूगल का जमाना नहीं था कि हम लोग किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ते। जो पढ़ना था खुद से पढ़ना था, जो सीखना था खुद से सीखना था। आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आया। ठीक है पढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत जान जाते हैं, अलग चीज है, लेकिन उसका रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म का चीज आज तक मेरे समझ से बाहर का चीज है। बढ़िया कंसेप्ट आज तक नहीं बन पाए। तो याद रखिएगा क्लासेस अगर मिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। आप प्रयास करिए ये नुकसान कम से कम कराने का। एक क्लास भी मिस करना नुकसानदायक होता है।
देखिए, किसी भौतिक राशि के मानक माप को मात्रक कहते हैं। तो हम आपको बताएं कि भौतिक राशियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इनके मात्रक को हम याद नहीं रख सकते। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, मात्रकों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी भौतिक राशियों को, ध्यान से मार्क करना बात को, मात्रकों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा। एक को कहा आधारी राशियां और दूसरा को कहा व्युत्पन्न राशियां। यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज थे इनको उन्होंने क्या किया, दो वर्गों में डिवाइड किया। एक को कहा उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि आधारी राशियां। लिखना नहीं है, जब लिखना होगा हम बोलेंगे तभी लिखना है। एक को कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी आधारी राशियां, और दूसरे को कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां। बोला वैज्ञानिक लोग कि देखो बाबू, आप लोग फंडामेंटल को याद कर लो, डेराइव्ड हम सिखा देंगे। इतना ही बोला कि मात्रक तुम लोग से याद नहीं होता है, टेंशन मत लो, केवल फंडामेंटल तुम लोग याद कर लो, डेराइव्ड हम सिखा देंगे, वैज्ञानिक लोग बोला। और फंडामेंटल ज्यादा रखा भी नहीं, कितना रखा, 7। यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी सब डेराइव्ड हैं। अब इसका परिभाषा क्या दिया गया, बहुत आधारी राशियां, जिन राशियों के मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, उनको हमने कहा आधारी राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब इसको सीधा सीधी रट्टा लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको अगर हम समझाएं तो बचपन में हम लोग को, छोटे बच्चों को जो नंबर पढ़ाया जाता है वह 1 से लेकर के 10 तक पढ़ाया जाता है। ये फंडामेंटल नंबर्स हैं, या आप कह दें 0 से 9 तक फंडामेंटल डिजिट्स है। कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो, इनका प्रयोग करके लिखा जा सकता है। बचपन में गिनती बच्चे को, नर्सरी क्लास वाले को 1 से 10 तक सिखाई जाती है। उसके बाद उसको बताया जाता है 10 पर 1 11 होता है, 10 पर 2 12 होता है, 20 पर 1 21 होता है, फिर 30 होगा, तो 30 पर 1 31 होगा, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब जो भी है, ऐसे चलेगा। और जीवन की कितनी भी बड़ी गिनती आप इन नंबर्स की सहायता से आप लिख सकते हो। वैज्ञानिकों ने भी बोला ऐसा ही कि बउआ तुम लोग 7 को फिजिकल क्वांटिटी याद रख लो, बाकी हम तुमको सिखा देंगे। इस 7 को लेकिन तुमको याद रखना पड़ेगा, ये किसी पर निर्भर नहीं करेगा, इसको किसी से निकाला नहीं जा सकेगा। बोलो बात मेरी समझ में आई। इनको कहा गया क्या चीज, फंडामेंटल। ये फंडामेंटल वाला सबको याद है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। इनके आप एसआई यूनिट भी याद रख लीजिए, और याद ही है। लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का केजी है, समय का सेकंड है, तापमान का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है और पदार्थ की मात्रा का मोल है। अब ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा क्या होता है, ये आने वाले चैप्टर्स में सब एक एक करके आता चला जाएगा। अभी सिर्फ आपको समझना है। बोलो बात समझ में आया। ज्योति तीव्रता क्या होती है, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे मात्रकों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए, मात्रकों के अध्ययन को, मात्रकों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए सभी भौतिक राशियों को, सभी भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। मात्रकों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, एक कॉपी रखिए फिजिक्स का, उसी में सारा चीज लिखिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन आप लोग से अनुरोध यही रहेगा कि एक कॉपी रखिए, उसी में सारी चीजें क्लास में ही लिख लीजिए, घर में जाके बस 15 मिनट पढ़ लीजिए। सभी भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया है।
ए नंबर में लिखेंगे आधारी राशियां, आधारी राशियां। और बी नंबर में लिखेंगे, चलो इसका इंग्लिश बाद में लिखेंगे, बी नंबर में लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां, बी नंबर में लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां। ए नंबर में आधारी राशियां और बी नंबर में व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब आइए स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, मेरा हिंदी उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी प्रयास करेंगे सही ही लिखने का, लेकिन कहीं गलती हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। आ जाइए, अगला पॉइंट अब लिखेंगे ए नंबर आधारी राशियां, आधारी राशियां। इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज डैश दे करके। इन राशियों के मात्रक, इन राशियों के मात्रक एक दूसरे से, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन राशियों के मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसी में अगला पॉइंट, आधारी राशियों की संख्या, आधारी राशियों की संख्या 7 है। अगला पॉइंट, आधारी राशियों के एसआई मात्रक को, आधारी राशियों के एसआई मात्रक को, आधारी राशियों के एसआई मात्रक को यानी एसआई यूनिट को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक यानी बेस यूनिट, बेस यूनिट कहते हैं। बेस यूनिट कहते हैं। आधारी राशियों के एसआई यूनिट को बेस यूनिट कहते हैं। एक तरफ लिख लेंगे आधारी राशियां, और दूसरा तरफ लिख लेंगे आधारी मात्रक। एक तरफ आधारी राशियां, दूसरा तरफ आधारी मात्रक। एक नंबर में लिखोगे द्रव्यमान, इसका हो जाएगा किलोग्राम। सिंबल होगा छोटा के छोटा जी, सिंबल होगा छोटा के छोटा जी, बड़ा के मत लिख देना। दूसरा होगा लंबाई, मीटर, सिंबल होगा स्मॉल एम। तीसरा होगा समय, यूनिट होगा सेकंड, स्मॉल एस। चौथा है तापमान, यूनिट होगा केल्विन, सिंबल होगा बड़ा के। देखो कहीं यूनिट बड़ा में है, कहीं यूनिट छोटा में है। वैज्ञानिक का जहां जहां नाम है वहां पर यूनिट बड़ा अक्षर में है, जहां पर जनरल चीजें हैं वहां पर यूनिट छोटे अक्षर में है। पांचवा होगा विद्युत धारा, यूनिट होगा एम्पियर, सिंबल होगा बड़ा ए।
वैज्ञानिक का नाम है। छठा नंबर है ज्योति तीव्रता, यूनिट होगा कैंडेला, कैंडेला, छोटा सी छोटा डी। और सातवां हम इधर लिख दे रहे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और इसका होगा मोल, और यूनिट होगा MOL डॉट। सिंबल होगा MOL डॉट। तो ये आपकी 7 आधारी राशियां हैं। ऊपर नीचे आप किसी को पहले समय भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय का यूनिट फिर सेकंड नहीं बोलना। ये नहीं कि इधर से ऊपर और इधर से नीचे ले लेना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तापमान का ऐसा यूनिट क्या होगा? केल्विन। तो वो बड़ा सिंबल किसमें किसमें है? एक तापमान में और एक विद्युत धारा में, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम कभी भी लिखाएगा यूनिट में तो बड़ा अक्षर से लिखाएगा संकेत में, और पूरा लिखाएगा तो छोटा से लिखाएगा। मतलब यही अगर हमको एम्पियर पूरा इंग्लिश में लिखना होता तो हम ऐसे लिखते एम्पियर, लेकिन जब सिंबल लिखते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा बड़ा ए। न्यूटन जब हम लिखेंगे 5 न्यूटन तो ऐसे लिखेंगे 5 न्यूटन, लेकिन जब सिंबल के रूप में लिखेंगे तो 5N। ये बात याद रखना। सिंबल के रूप में संकेत बड़े अक्षर में दिए जाते हैं वैज्ञानिक के नाम के, और अगर पूरा लिखा जाता है तो फिर वह छोटे अक्षर में लिखा जाता है। चलिए, तो ये हो गई हमारी आधारी राशियों की बात, ये हमको याद रखना है। वैज्ञानिक लोग बोला बउआ इस 7 को तू लोग याद रख ले, बाकी हम तू लोग को सिखा देंगे। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ, बाद में ऐसा हुआ कि कुछ राशियों के लिए स्पेशल कुछ यूनिट्स का जरूरत पड़ गया, तो बाद में 2 को और जोड़ना पड़ा। लेकिन मीटिंग तो खत्म हो चुका था, आधारी राशियों की संख्या 7 निर्धारित हो चुकी थी, तो अब मीटिंग में संशोधन, दोबारा मीटिंग बुलाना संभव नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिक लोग देखा कि इसका जरूरत पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी पड़ रहा है तो उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। बाद में 2 और जोड़ा और उनको रखा पूरक राशियों के कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? पूरक राशियां। देखो इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आप सभी लोगों ने सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में जरूर सुना होगा। 10th में किसी कारण से अगर कोई बच्चा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता है, किसी कारण कुछ भी हो सकता है, जरूरी ना हो कि वो बच्चा पढ़ने में कमजोर ही हो। कारण हो सकता है एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा हो गया हो, तबीयत अचानक बिगड़ गया हो, या घर में ऐसा कोई परिस्थिति हो गया हो जिसके कारण वह मानसिक रूप से परीक्षा देने की स्थिति में ना हो। तो ऐसे स्थिति में बच्चों के एग्जाम्स गड़बड़ हो जाते हैं, तो सरकार भी बोलती है कि चलो भाई ऐसे बच्चों के लिए हम लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम ले लेते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम सब तो नहीं देता, जिनको वैसा समस्या होता है वही देते हैं। या आप ही जब डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने हेल्थ को लेकर के उससे डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी आप डॉक्टर को कहते हैं कि सर कमजोरी टाइप का लग रहा है, चक्कर आता है। बोला कैसे? तो बोला सर सिर झुका करके थोड़ा देर पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद सिर ऊपर करते हैं ना, तो अंधेरा अंधेरा टाइप का लगता है और माथा लगता है घूम जाएगा, ऐसा लगता है हम लोग को। तो डॉक्टर समझता है कि अच्छा आपके शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो डॉक्टर आपको फूड सप्लीमेंट देता है। फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक आहार। पूरक आहार के रूप में आप हॉर्लिक्स ले सकते हैं, आपको कॉम्प्लेन पीने के लिए, बॉर्नविटा पीने के लिए कह सकता है, नहीं तो कोई मल्टीविटामिन दे देगा, कोई रिवाइटल दे देगा, या फिर मास कम है तो फिर प्रोटीन एक्स और जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं वो दे देगा। ये खाना नहीं है। रिवाइटल को कहिए खाना है तो खाना कोई थोड़ी नहीं। अगर रिवाइटल खाना रहता तो दुनिया का आधा टेंशन तो दूर हो जाता। नाश्ता में 2 गोली रिवाइटल कर लेते, खा लेते हैं, दोपहर में 2-4 गोली उसमें भी खा लेते, रात को न बर्तन धोना, न सब्जी लाना, न खाना पकाना, और न किसी को बोलना कि भाई बढ़िया बढ़िया खेल बना के खिलाओ। क्यों? क्योंकि सारा टेंशन तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रिवाइटल याद रखना, ये पूरक आहार की श्रेणी में आता है। हॉर्लिक्स, फल फूल जो भी आप सब खाते हैं ये पूरक है। मूल चीजें क्या है? मूल चीजें हैं दाल चावल रोटी, यही मूल आहार है। सबसे पहले इसको खाइए। हाँ, सब्जी आप सब तरह का नहीं खाते हैं,
बहुत बच्चा होता है नकछोच होता है, उसको हम लोग कहते हैं। भिंडी देखेगा इससे करेगा, गोभी देखेगा वो इससे करेगा, ये नकछोच बच्चा होता है। और 99% आजकल का बच्चा नकछोच होता है। मतलब वो देखा पहले घर में किचन में घुसेगा, हमारा भी बाल बच्चा उसी कैटेगरी में आता है। पहले किचन में घुसेगा, पूछेगा मम्मी क्या बनाई है, परवल साइड धर लेगा, बैगन उधर, कद्दू इधर, मतलब सब्जी में क्या चाहिए उसको, तो आलू, पनीर, दुइये वो सब्जी खोजता है, तीसरा तो कोई चाहिए नहीं। तो वो सब बच्चा का क्या है, आंख ठीक नहीं रहेगा, हड्डी का विकास सही से नहीं होगा, कितनों कह दो नहीं मानेगा। जो बच्चा ये सब चीज खाएगा उसका शरीर सही रहेगा। इसीलिए बच्चे से आदत डालिए, बच्चों को सब कुछ खिलाने का, मिक्स वेज बना के उसको खिलाइए, सबसे अच्छा है मिक्स वेज। गाजर भी डाल दीजिए, बीन्स भी डाल दीजिए, गोभी भी डाल दीजिए, छोटा छोटा परवल भी काट के डाल दीजिए, सब कुछ मिला करके और तेल नमक मसाला कम डाल करके सब्जी बना के बच्चा से उसका जीभ का टेस्ट को चेंज कर दीजिए। भविष्य में शादी ब्याह होगा तो बाल बुतरू होगा न रे, उसके लिए पहले से चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं इस तरीके का। हाँ, पिज्जा बर्गर लेज कुरकुरे इस सब का आदत न लगाए, ये सब का चीज का आदत खराब होता है। तो ये बात समझ में आ गया, पूरक आहार किसको कहे। अरे इतना में तो पूरक समझ में आ गया होगा ना। पूरक किसको कहा जाता है, जिसका सबको हमेशा जरूरत नहीं है, कभी कभी जरूरत है। तो अब अगला पॉइंट लिखेंगे नोट डाल करके, नोट डाल करके, इन 7 आधारी राशियों के अतिरिक्त, इन 7 आधारी राशियों के अतिरिक्त दो पूरक मात्रक भी, दो पूरक राशियां भी हैं, दो पूरक राशियां भी हैं, दो पूरक राशियां भी हैं। इन 7 आधारी राशियों के अतिरिक्त दो पूरक राशियां भी हैं। इसमें ए नंबर डाल करके लिखेंगे या एक नंबर डाल करके रोमन वाला, तल कोण, इंग्लिश में बोले तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और इसका मात्रक होगा, ये तल कोण हो गया, और इसका पूरक मात्रक हो गया, पूरक मात्रक रेडियन, RADIAN। ये पूरक राशि हो गया तल कोण, और पूरक मात्रक हो गया रेडियन, RAD शॉर्ट में। दूसरा जो होता है वह होता है ठोस कोण, या इसी को घन कोण भी कहा जाता है। तो ठोस या घन कोण लिखेंगे, इंग्लिश में होगा सॉलिड एंगल, और इसका पूरक मात्रक होगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका सिंबल होगा छोटा s छोटा r, स्टेरेडियन, ऐसा। तो 7 आधारी राशियों के अलावा दो पूरक राशियां भी होती हैं, एक होता है तल कोण और एक होता है घन कोण या ठोस कोण। तल कोण का जो मात्रक होगा वह होगा रेडियन, तो रेडियन यहाँ पूरक मात्रक हो गया, और स्टेरेडियन पूरक मात्रक हो गया। ध्यान से सुनना, रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक हो गए, तल कोण और ठोस कोण पूरक राशि हो गए। अब अगर दिमाग में है कि तल कोण क्या होता है और ठोस कोण क्या होता है, समझना चाहते हो समझ लो, ऐसे अभी इसकी जरूरत नहीं है। जो एंगल तल पर बने यानी प्लेन कागज पर बने उसको तल कोण कहेंगे। ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल में ये जो एंगल बना, इस एंगल को प्लेन एंगल कहा जाएगा। यानी जो एंगल प्लेन पेपर पे बन जाए, सर्किल बनाए, सर्किल पे ये जो एंगल बना, इस एंगल को प्लेन एंगल कहा जाएगा। प्लेन पेपर पे या बनने वाला एंगल जो होता है वह आपका प्लेन एंगल कहलाता है। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो ये क्या है, एंगल जो है वो डिग्रीज का जो मेजरमेंट होता है वो तल कोण के लिए होता है। दूसरा जो होता है वो होता है ठोस कोण या घन कोण, ये होता है 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल क्या होता है, 3 डायमेंशनल एंगल का एग्जाम्पल ये रूम है,
इस रूम में ये तीनों को मिला करके आप ये क्या करिए कि यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए और तीनों सतह से दोनों किनारे और ऊपर वाला सतह से इस पॉइंट को मिलाइए। मतलब इस दीवार में 50 सेंटीमीटर नीचे आओ, इस दीवार में 50 सेंटीमीटर नीचे आओ, उसमें 50 सेंटीमीटर उधर जाओ और इस पॉइंट से तीनों को मिलाओ। छोड़ो, हटाओ, वैसे नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसा कीजिए, ये हाथ को मेरा देखिए, इस हाथ को, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे, चारों पॉइंट को, स्क्वायर है ना, मान लो ये स्क्वायर, ये ऐसे समझो ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के ऊपर एक पॉइंट लेके इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए। अंदर में एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 3 डायमेंशनल एंगल है। ये 3 डायमेंशनल एंगल जो होगा वह होगा आपका कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। मतलब ये 3 डायमेंशन में बनेगा, इसको आप पेपर पर नहीं बना सकते हो। एक फुटबॉल लो, फुटबॉल ले सकते हो, फुटबॉल खोखला होता है, अंदर में सेंटर होता है। फुटबॉल पर क्या करो, एक स्क्वायर बना लो और स्क्वायर का चारों कॉर्नर को सेंटर से मिलाओ। फुटबॉल के सरफेस पर फुटबॉल के सतह पर एक वर्ग बनाइए, वर्ग के चारों कॉर्नर्स को फुटबॉल के सेंटर से मिलाइए। मिला पा रहे हो? मेंटली सोच पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो एंगल अंदर में बनेगा वह एंगल कहलाएगा कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। अभी बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। जोकर का टोपी देखे हो? जोकर के टोपी में अंदर में जो एंगल बनता है वह एंगल कहलाएगा कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कभी भी बोर्ड पर बन नहीं सकता। फुटबॉल बोर्ड पे बना सकते हो? नहीं। अरे फुटबॉल 3D है, बोर्ड 2D है, 2D पे 3D बनेगा? तो 2D पर 3D नहीं बन सकता, इसलिए आपको एज्यूम करना होगा। और ये जो एंगल होता है घनकोण, ये एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है। बोलो, यहां तक का बात सबको समझ में आया क्या? तो बताओ, आधारी राशियों की संख्या 7 की 9? 7। पूरक राशि दोनों को जोड़ करके 9 कभी मत कर देना। आधारी राशि 7 है, पूरक राशि 2 है। आधारी मात्रक 7 है, पूरक मात्रक 2 है। क्लियर हो गया? आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहेंगे, पूरक राशि के मात्रक को पूरक मात्रक कहेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देगा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देगा, निम्न में से कौन सा एक आधारी राशि या आधारी मात्रक है, या निम्न में से कौन सा आधारी राशि या आधारी मात्रक नहीं है। क्वेश्चन दे दिया, मान लो निम्न में से कौन सा एक आधारी मात्रक नहीं है। ऑप्शन दे दिया, ए नंबर जूल, बी नंबर दे दिया मीटर। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा आधारी मात्रक निम्न में से कौन सा आधारी मात्रक नहीं है? ऑप्शन में दे दिया आपका रेडियन, ऑप्शन में दे दिया चौथा नन ऑफ दिस, और पांचवा दे दिया मोर देन 1। अब ये बिहार का क्वेश्चन बन गया। बिहार वाला जो होता है ना नालायक एग्जाम, उसमें 5 को ऑप्शन डालता है। बिहार का एग्जाम को नालायक क्यों कहा जाता है मालूम है ना? उसके पीछे 2 बड़ा कारण है। पहला कारण है, खाली प्रीवियस ईयर उठा के पूछता है, तो जिसको बिहार का एग्जाम पास करना है प्रीवियस ईयर रट्टा लगाओ, लूसेंट बढ़िया से पढ़ो। पहला, बिहार का एग्जाम जिसको पास करना है, जीके जीएस वाला एग्जाम होता है, बस उसका वही पैटर्न है, प्रीवियस ईयर बढ़िया से पढ़ो, लूसेंट रट्टा लगाओ, है ना, आराम से दम पास कर जाएगा। दूसरा, इसका नालायक एग्जाम क्योंकि 5 को ऑप्शन देता है कि अपने कभी गलत नहीं होगा। दुइये को बात होगा, या तो इसमें कोई आंसर नहीं होगा, या अगर आंसर होगा तो एक से ज्यादा सही होगा। बिहार का एग्जाम कभी भी गलत नहीं होता, बिहार का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण उसका अपना टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं 5G टेक्नोलॉजी। नहीं है 5 का ऑप्शन है तो 5G टेक्नोलॉजी हुआ ना। अभी हम लोग का रेलवे 4G पर चलता है, 5G पर चल रहा है, कभी गलती नहीं होगा इसका क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1, क्योंकि ये भी हमारा आधारी मात्रक नहीं है और ये भी हमारा आधारी मात्रक नहीं है। आधारी मात्रक केवल कौन है? एक है, मीटर। बोलो, बात मेरा समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बना करके पूछेगा। अगला नंबर आ जाइए, बी नंबर, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, इंग्लिश में कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां इंग्लिश में कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज।
डेराइव्ड क्वांटिटीज। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? इन राशियों के मात्रक, इन राशियों के मात्रक आधारी राशियों की सहायता से, आधारी राशियों की सहायता से, इन राशियों के मात्रक आधारी राशियों की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। इन राशियों के मात्रक आधारी राशियों की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखो, आधारी राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इसको बताने से पहले और सिखाने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक वाला मैथ्स बताते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी आ जाओ। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद करके आइएगा, और जानते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, रूट एक्स को हम एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स का पावर -2 का मतलब 1/x² होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम x का पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1/क्यूब रूट ऑफ x को हम x का पावर -1/3 लिख सकते हैं। ये सब आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता है तो सीख लीजिए। m का पावर a इंटू m का पावर b का वैल्यू जो सॉल्व कीजिएगा वह होगा m का पावर a प्लस b, ठीक है। m का पावर a डिवाइडेड बाई m का पावर b इज इक्वल टू m का पावर a माइनस b, और m का पावर a और फिर ब्रैकेट में पावर b लिखा हुआ है, तो m का पावर a गुने b। बेसिक चीजें हैं, इतना बात आप समझ जाइए। इस तरीके से हम लोग कोई चीज को लिख सकते हैं। रूट एक्स को x का पावर 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ x को x का पावर 1/3 लिखेंगे। x का पावर -2 का मतलब 1/x² होता है, उसी प्रकार x का पावर -3 रहेगा तो 1/ क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। अब आप लोग हमको बताइए कि x का पावर इतना तो लिखा हुआ है, अगर x का पावर -1/3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x का पावर -1/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/क्यूब रूट ऑफ x, क्या लिखा हुआ है ना? बोलो, बात समझ में आया? तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आप लोग को पता है। बस हम आपको एक बार रिमाइंड करा दिए। ये सब चीजें अगर आपको नहीं मालूम है आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, अगर मालूम है और फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लिखने और सीखने में लजाना नहीं है, लजाओगे दिक्कत उतना ज्यादा होगा भविष्य में। आज बेशरम बन जाओ, कल फक्र से सिर उठा करके चलेगा। मेहनत सिर्फ करना है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। याद रखना, जीवन का 1 साल अगर जम के मेहनत करोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बस 1 ही साल जीवन में मेहनत करना होता है, वो 1 साल कोई भी हो सकता है तुम्हारा, लेकिन उस 1 साल में पूरा शिद्दत से, आज तक हम जिंदगी में जो भी कमा रहे पैसा और जो भी कमाए नाम पैसा जो भी कमाए, बस मेरे जीवन का वो 1 साल का मेहनत। ऐसा नहीं कि हम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, ऐसा था वैसा था, नहीं था, लेकिन हाँ 1 साल बहुत जम के मेहनत की खुद पर। ये नहीं एज ए टीचर, नहीं एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी जीवन में 1 साल हम बहुत जम के मेहनत किए। हमको भी याद नहीं है कि हम कितना पढ़े होंगे और क्या पढ़े होंगे,
उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो हम सोच लिए कि इससे ज़्यादा अब हम नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ाई उसी दिन छोड़ दिए। तो बस एक बात याद रख लेना कि 1 साल जम के मेहनत कर दो, कहीं ना कहीं नौकरी पक्का हो जाएगा, 100% श्योर रहो। हाँ, किसी चीज को छोड़ना नहीं, किसी चीज से डरना नहीं, किसी चीज से भागना नहीं, पढ़ाई के सेंस में बोल रहा हूं। और टेंशन फ्री रहो। सबसे पहला दिमाग में जो सबसे बड़ा चीज है ना, वो है टेंशन। अपने आप को टेंशन फ्री रखो। टेंशन फ्री रखने का बिल्कुल एक ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो, स्पष्ट रहो। अपना विजन मिशन बिल्कुल क्लियर रखो और सामने वाले को भी बिल्कुल क्लियरली बता दो कि भाई हम ऐसे ऐसे हैं, अभी ऐसा ऐसा ही रहेगा और आगे का बाद में देखा जाएगा। चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे कोई और, लेट इट बी XYZ। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाओ कि अभी ऐसा ऐसा है, आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अगला 1 साल तक हम अपने आप को अपने लिए सिर्फ सोचने के लिए बना दिए। टेंशन दम बिल्कुल फ्री रहेगा। घर वाला को एकदम साफ साफ कह दो, पैसा का दिक्कत है तब बोलिए आज आ जाते, नहीं तो अगला 1 साल हमरा टेंशन मत दीजिएगा। हमरा ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 4,000 5,000 महीना है, उतना खाली हमको दे दीजिए। और नहीं अगर दे सकते हैं तो वो भी बता दीजिए, हम आ जाते हैं घर, झोला झक्कड़ अपना लेके ऑनलाइन पढ़ लें। हमरा बस पढ़ना है और कोई दूसरा बात नहीं है। मकान मालिक से टेंशन लो नहीं, दोस्त यार से टेंशन लो नहीं, वो सबसे टेंशन लेने का चीजें नहीं है, क्योंकि आज तुम कहीं है कल कहीं है, टेंशन लेके क्या करेगा। दोस्त सबसे झंझट करने का कोई चक्कर ही नहीं है। बाकी जीवन में कुछ है नहीं तुम लोग के, इतने तो चीजें है और है क्या। एगो मकान मालिक का टेंशन है, एगो माई बाबू वाला टेंशन है, अब बाकी एगो जो टेंशन है वो तुम लोग खुद बढ़िया से समझता होगा, है ना। वो टेंशन है तो वो घर परिवार वाला को बता दो, जुलाई अगस्त चलिए रहा है, फिर वो पूरा हो जाएगा। नहीं देखो, अपना विजन मिशन जब तक क्लियर नहीं रखेगा तब तक कोई उपाय नहीं। तुम लोग को हम बात मजाक में नहीं बोलते हैं, बात बहुत सीरियस हम बोलते हैं। 26 साल मेरा उम्र हुआ, देखे हमारा घर में लोग बोला कि कुछ सोच नहीं रहा है, तो हम बोल दिए 6 महीना का टाइम है, या तो आप सोच लीजिए नहीं तो हम सोच लेंगे। वो लोग 1 महीना में सोच करके काम निपटा दिए। अब कितना दिन यार खाना बनाते, 7 साल से खाना बना रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, कुछ सोच नहीं रहा था। हम बोले या तो आप सोच लीजिए नहीं तो हम सोच लेते हैं। तू लोग भी वार्निंग दे सकता है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, याद रखना ये बात। चलो बोलो, ये बात सबको समझ में आ गया। अब देखो, व्युत्पन्न राशि का मात्रक लिखना बहुत आसान है, अगर ये चीजें तुमको पता है तो किसी भी व्युत्पन्न राशि का तुम मात्रक लिख सकते हो। हम बेसिक बेसिक चीजें आपको सिखा देंगे और इसके बाद आपको कितना भी बड़ा मात्रक लिखना हो, आप उन सभी बड़े मात्रक को लिख पाइएगा। इसका अगला क्लास कल होगा, तब बताएंगे कैसे उसको लिखना है। अभी जिनका रीजनिंग का क्लास है बाबू, मेरे रीजनिंग का क्लास चलेगा आपका।